हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आमतौर पर भारत में हमने ये चर्चाएं कई बार सुनी हैं कि जो पर्सनल लॉज होते हैं, यानी कि अलग अलग धर्म मत संप्रदाय के अपने स्वयं के जो कानून होते हैं, जो जीवन के सामाजिक पक्ष को चलाते हैं, वो कई बार जो एक आधुनिक राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं आजादी के बाद से, उसके साथ दखलंदाजी करते हैं। यह हमने कई बार देखा है और कई बार हमने देखा है कि भारत का संविधान, भारत की सरकारें जो हैं वो आधुनिक कानून बनाकर इन पर्सनल कानूनों की जो एक पुरानी सोच है या परंपरागत सोच है उसको परिवर्तित करने का भी प्रयास करती आई है। तो अब इस चीज में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच में, जिसमें उन्होंने यह कहा कि भारत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने वाला जो कानून है, इस कानून को कोई भी पर्सनल लॉ का नियम नहीं रोक सकता है। इस बात को लेकर उन्होंने अपना ये एक निर्णय सुनाया। हालांकि आगे उन्होंने बॉल जो है एक बार दोबारा से संसद के कोर्ट में डाल दी है। ये क्या मामला है आपको इसके बारे में समझा दूंगा, ये क्या संतुलन है जो स्थापित करने की कोशिश की गई है, और इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए सरकारें जो कदम उठाती हैं उनके लिए एक गाइडलाइन भी इश्यू करी है। क्या गाइडलाइन है, क्या कुल मिला के हुआ है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भैया अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो कि भैया यूपीएससी के लिए तो हजारों किताबें हैं, कौन सी पढ़ें कौन सी ना पढ़ें, संघर्ष खत्म, चिंता खत्म, क्योंकि स्टडी IQ-IAS हिंदी के 18 किताबों का सेट जो है आपको, जिसमें भाई एक किताब तो वो भी है जिसमें पिछले 26 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो 18 किताबों का सेट आपको मिल जाएगा केवल 4,500 रुपए में, अगर आप एजे लाइव कोड लगाकर हमारी वेबसाइट या ऐप से खरीदेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाइए, बुक सेक्शन में जाइए, वहां पर अपनी पसंद की किताबों के सेट को आप कलेक्ट कीजिए, अपना एड्रेस भरिए और एड्रेस ठीक से भरिएगा यार। एड्रेस भरने में लोग गलती करते हैं, फिर वो किताबें पहुंचती नहीं है। ऐसा पिछले कुछ महीने में ऐसे 5-7-10 केस हो चुके हैं कि लोगों ने पिन कोड गलत भर दिया गलती से, या एड्रेस में एक लाइन छूट गई। ये मत कीजिएगा, एड्रेस ध्यान से भरिए। एड्रेस के नीचे ही वहां पे अप्लाई प्रोमो कोड का विकल्प भी आता है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, वहां पर एजे लाइव लगाइए, दाम कम हो जाएगा, 4,500 रुपए में आपको ये मिल जाएंगी। आज ही ले लीजिए। अगर आपकी चुनौती अभी ये है कि यार एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, तो एनसीईआरटी के लिए हमने क्या कर दिया है, आपके लिए एनसीईआरटी का कंपाइलेशन बना दिया है। जो 5 मेन विषय की एनसीईआरटी होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन 5 की एनसीईआरटी का हमने कंपाइलेशन बनाया है। एजे लाइव कोड लगाकर आप इससे भी जुड़ सकते हैं, इसको भी खरीद सकते हैं, इससे भी आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, केवल 1,300 रुपए में आपको ये एनसीईआरटी भी मिल जाएंगी। वही सेम तरीका है, इसको भी आप ले सकते हैं। अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में है, ध्यान से लीजिएगा। अगर आपको हिंदी का चाहिए तो हिंदी का, अंग्रेजी का चाहिए तो अंग्रेजी का, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा वरना फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भारत का जो बाल विवाह रोधक कानून है, हम सभी जानते हैं भारत में बाल विवाह प्रतिबंधित है। भारत का जो बाल विवाह रोधक कानून है, यह किसी भी तरह के पर्सनल लॉ से प्रभावित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अभी जो स्थिति है उसके अनुसार अगर बाल विवाह रोधक कानून लागू है तो वो लागू है, और अगर किसी भी धर्म समुदाय, जाति, पंथ का कोई कानून ये कहता है कि भैया हमारे यहां तो पर्सनल लॉ में बच्चों की शादियां अलाउड हैं, तो सॉरी सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको बाल विवाह रोधक कानून के अनुसार ही चलना होगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि यह बात हम जानते हैं कि यह कानून इफेक्टिव हो या इस कानून पर पर्सनल लॉ प्राथमिकता किसको दी जाए, पर्सनल लॉ को या फिर बाल विवाह रोधक कानून को, यह काम संसद का है। संसद इसको तय करेगी, यह बात हम मानते हैं। और जब संसद तय कर देगी तो जो चीज संसद तय कर देगी वो मानी जाएगी। हालांकि याद रखिए, संसद जो तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसकी संवैधानिकता पर सुनवाई कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी की परिस्थिति में जब संसद ने यह तय नहीं किया है, तो हमारा मत यह है कि बाल विवाह रोधक कानून माना जाए, और अगर पर्सनल लॉ इसमें कोई अड़ंगे लगाता है तो वहां पर पर्सनल लॉ को ना माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह मत दिया है। 3 जजेस थे इसमें, जस्टिस चंद्रचूड़ थे, जस्टिस पादरीवाला थे और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। इन तीनों ने यह सर्वसम्मति से मत दिया
इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह के विरोध में जो तर्क दिया वो तर्क बड़ा इंटरेस्टिंग है। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि बाल विवाह जो है वो क्यों गलत है, तो आप लोग बोलोगे कि भाई बच्चे जो हैं वो विकसित नहीं होते, उनकी मानसिकता अभी ठीक नहीं होती, वो शादी की जिम्मेदारियां नहीं समझते, उनको पूरी तरह से अपना विकास करने का मौका नहीं मिलता, वगैरह वगैरह। आप सब यही तर्क दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने बेटा इससे अलग एक तर्क दिया है जो आपको एग्जाम में लिख के आना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग तर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क देके इस मामले को फंडामेंटल राइट से जोड़ दिया है, इसको मूल अधिकार से जोड़ दिया है कि आगे अब अगर संसद भी इसके खिलाफ कुछ बोलेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तर्क दे दिया इस बार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना हमारा मूल अधिकार है कि नहीं है, आप ये बताओ। भाई अपनी पसंद के व्यक्ति से, हालांकि उसमें कुछ सीमाएं हैं, कोई ना कोई पक्का क्लास में खड़ा होकर बोलेगा लेकिन सर समलैंगिक विवाह तो अलाउड नहीं है, यह बात सही है, लेकिन हर मूल अधिकार की भी सीमाएं होती हैं, यह बात सही है। तो भाई लेकिन तब भी अपनी पसंद के किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति से, चलिए मैं दोबारा बोल देता हूं, किसी विपरीत लिंग के अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना हमारा मूल अधिकार है, हम ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बाल विवाह जो होता है यह इस अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बाल विवाह अपना पार्टनर चुनने की आजादी का उल्लंघन है। कैसे समझाता हूं आपको? अपना पार्टनर चुनने की जो आजादी है, यह एक मूल अधिकार है, इसका उल्लंघन यह माना जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार बच्चा जो है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि बाल विवाह में बच्चा जो है वो अपना पार्टनर चुन रहा होगा? और भारत का जो कानून है वो तो वैसे भी बच्चे की सहमति को मानता ही नहीं है। इसीलिए तो पॉक्सो कानून अलग है ना, कि अगर 18 वर्ष से किसी कम के किसी व्यक्ति के साथ उसकी इच्छा के साथ भी सेक्स किया जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सहमति भी दे रहा है, तब भी उस सहमति को कानूनी नहीं माना जाता। इसीलिए 18 वर्ष से कम के किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना, यह अपने आप में स्वतः अपराध है, भले ही वो सहमति के साथ बना हो। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि 18 वर्ष से कम के व्यक्ति की सहमति को सहमति कानूनन नहीं माना जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप बच्चे की शादी कर रहे हो तो बच्चे से आपने वो अधिकार तो छीन लिया, क्योंकि अगर वो सहमत हो भी गया तो बच्चे की सहमति तो मानी नहीं जाएगी। तो जब तक वो वयस्क नहीं होगा उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप ऐसा कानून बना, अगर आप जो है ऐसी शादी करा रहे हो, तो आपने अपने बच्चे से अपना पार्टनर चुनने की जो सहमति है, उसके जो अपना पार्टनर चुनने का जो अधिकार है, इस अधिकार को छीन लिया। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उचित बात नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक सामाजिक एनालिसिस भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई इसमें हमको इंटरसेक्शनैलिटी भी देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, इंटरसेक्शनैलिटी क्या होती है बेटा? इंटरसेक्शनैलिटी यह होती है, एक, अगर आपको में से कोई सोशियोलॉजी वगैरह पढ़ता है तो यह शब्द बड़ा कॉमनली प्रयोग होता है आजकल, इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी क्या होती है कि किसी एक समस्या का कोई एक पक्ष नहीं होता। जैसे मतलब गरीबी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं गरीबी लेता हूं, तो इंटरसेक्शनैलिटी क्या होती है कि गरीबी एक प्रॉब्लम है, लेकिन क्या गरीबी एक निरपेक्ष प्रॉब्लम है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग दलित हैं उनमें ज्यादा गरीबी है, या जो आदिवासी हैं उनमें ज्यादा गरीबी है? बात समझ रहे हो? तो ये बात सही है कि नहीं? ये है इंटरसेक्शनैलिटी। या महिलाएं ज्यादा गरीब हैं, तो ये क्या है? ये इंटरसेक्शनैलिटी है कि गरीबी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दलित है वो ज्यादा गरीब है, जो महिला है वो ज्यादा गरीब है, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहता है वो ज्यादा गरीब है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बाल विवाह में भी इंटरसेक्शनैलिटी की प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे तो आपके यहां जो निर्धन है, आपके यहां जो दलित है, आपके यहां जो आदिवासी है, आपके यहां जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहता है व्यक्ति, वहां पर आपको यह समस्या ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसको हमें समझना चाहिए, और जो भी हम नियम कानून लगाते हैं, जिस तरह से हम बाल विवाह को रोकना चाहते हैं, उसमें इन चीजों को शामिल करना चाहिए। आप पूरे देश के लिए एक जैसा नॉर्म नहीं बना सकते, आपको जो है इन चीजों को समझना चाहिए कि यार दलित परिवार में ज्यादा हो रहा है, आदिवासी परिवार में ज्यादा हो रहा है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शनैलिटी के साथ कानून बनाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी अपने आप में आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बेहतर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, कि अगर यह अपराध कहीं हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग बेहतर की जाए।
यानी कि इस अक्सर क्या होता है, बाल विवाह हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। इसको लेकर जन चेतना फैलाई जाए कि भाई जनता को समझ में आए कि यह गलत चीज है, जनता खुद इसका विरोध करने लग जाए। और जो पुलिस अधिकारी इत्यादि भी हैं या फिर जो सरकारी महकमा भी है, उसका भी क्षमता विकास किया जाना चाहिए। कई बार उनको पता ही नहीं होता कि ऐसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस कानून का जो लक्ष्य होना चाहिए वो दंडित करना नहीं होना चाहिए। इस कानून का मतलब मकसद यह नहीं है कि अरे इसने बच्चे की शादी करने की कोशिश करी, चलो इसको जेल में डाल देते हैं। यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य जो है वो दंडात्मक नहीं होना चाहिए। लक्ष्य जो है वो रोकने का होना चाहिए कि यार ये एक सामाजिक बुराई है, इसके लिए आप सबको जेल में नहीं डाल सकते। हम ये नहीं कह रहे कि जेल में मत डालिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम किसी भी तरह से डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, जो करे उसको जेल में भी डालो, लेकिन टारगेट यह मत करो कि इसको बच्चे की शादी करने दो फिर इसको जेल में डाल देंगे। यह टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता चल रहा है कि कहीं ऐसा हो रहा है तो उसको रोको, समझाओ, चेतना जगाओ, ताकि यह कुरीति जो है यह रुक पाए। तो कुल मिलाकर ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने आज बाल विवाह के बारे में कही और इस पर आगे देखते हैं। संसद अगर कोई कानून बनाती है तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपका कुछ विचार है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं, एनसीईआरटी की 5 सरलीकृत किताबें एकदम भाई इन्हें पढ़ लोगे, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एजे लाइव कोड लगाओ, हिंदी भाषा में है, याद रखिएगा। एजे लाइव कोड लगाओ और 1299 रुपए में ले लो। और अगर पूरे यूपीएससी की किताबें चाहिए तो 18 किताबों का सेट है भाई, 4500 रुपए का आपको मिल जाएगा अगर आप हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाकर एजे लाइव कोड लगाओगे। तो आज ही जो चाहिए दोनों में से वो ले लो और अपनी तैयारी को एक सही शुरुआत प्रदान करो। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।